नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे ट्राइबल डेवलपमेंट से संबंधित। कल भी हमने ट्राइबल्स से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था, लेकिन आज कुछ नए पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। मतलब कल का आर्टिकल अलग था, आज का आर्टिकल अलग टाइप का है। दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे पोल्यूशन से संबंधित। तीसरा आर्टिकल ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में कमियों से संबंधित। इसके बाद लास्ट में एक चौथा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का सिविल सोसाइटी से संबंधित। कोट है आज का मार्टिन लूथर किंग का, ए राइट डिलेड इज राइट डिनाइड। ये उसी थीम पे है, जैसे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो उसको बदल के मार्टिन लूथर किंग ने बोला था राइट डिलेड इज राइट डिनाइड। देर से अगर राइट मिला तो इसका मतलब आपने राइट नहीं दिया है। इसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। डिफाइन सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी को आप पहले डिफाइन कीजिए, उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कि सिविल सोसाइटी का रोल और कंट्रीब्यूशन है क्या हमारे देश के लोकतंत्र को, देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ट्राइबल्स के बारे में है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में एक तमिल मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है जय भीम। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रही। इस मूवी में दिखाया गया है तमिलनाडु की 36 ट्राइबल कम्युनिटीज़ में से जो सेकंड लार्जेस्ट है इरूला कम्युनिटी। इस ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहा है वो सब दिखाया गया है इस मूवी में। इरूला कम्युनिटी जो है वो देखो ट्रेडिशनल हीलर है। ट्रेडिशनल हीलर मतलब वो लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल नॉलेज की सहायता से, जैसे जड़ी बूटियाँ, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, इन सब की सहायता से कुछ डिजीज़ का इलाज करते हैं। इसके अलावा इरूला कम्युनिटी के लोग सांप पकड़ते हैं, चूहे पकड़ते हैं। बट चूँकि आज के समय में स्नेक्स वगैरह तो देखो कम हो गए हैं और मेडिसिन में भी ट्रेडिशनल नॉलेज पर लोगों का ज़्यादा विश्वास होता नहीं है, तो मजबूरी में इरूला कम्युनिटी के लोगों को ईंट भट्टों में और राइस मिल्स में काम करना पड़ता है। दिक्कत देखो ये है, काफ़ी सारे दूसरे ट्रेडिशनल ग्रुप्स की तरह इरूला कम्युनिटी को भी ब्रिटिशर्स ने पहले क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में डाला। देश आज़ाद हो गया, लेकिन बावजूद इसके इस एक्ट को हटाया नहीं गया पूरी तरह से। इस एक्ट को रीनेम कर दिया गया, आज़ाद भारत की सरकार के द्वारा नाम दिया गया हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952। इस एक्ट के अंतर्गत पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही हैबिचुअल ऑफेंडर करार दिया जा सकता है। आप बताइए कितनी बेवकूफ़ी की बात है। क्या किसी धर्म के सारे लोग एक जैसे होते हैं? किसी जाति के लोग एक जैसे होते हैं? नहीं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते किसी भी सेक्शन के। इस मूवी में यह भी दिखाया गया है कैसे इरूला कम्युनिटी के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, कस्टोडियल डेथ होती है, गवर्नमेंट उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करती, इस वजह से वो अपने राइट्स को एक्सेस नहीं कर पाते, बेसिक से बेसिक राइट जैसे रिजर्वेशन का होना। इसके बाद राइटर कहते हैं, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर 2006 का जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ना, इसके अंतर्गत अगर कोई 4 जनरेशन से या फिर पिछले 75 सालों से जंगल में रह रहा है तो उसको 4 एकड़ तक के लैंड के यूज़ की इजाज़त सरकार के द्वारा दे दी जाती है। इवन इस एक्ट के अंतर्गत फॉरेस्ट ड्वेलर्स को राइट्स नहीं दिए गए हैं तमिलनाडु में। मतलब 2016 तक तो हाई कोर्ट ने टाइटल्स के इशू पर बैन लगा के रखा था। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में 2016 तक तो ट्राइबल लोगों को राइट्स दिए ही नहीं गए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन करके मद्रास हाई कोर्ट का ये बैन हटाया और अब थोड़े बहुत राइट्स दिए गए हैं ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट का। देखो ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। एक कीवर्ड इस पॉइंट में और भी है आगे, आश्रमाइजेशन ऑफ ट्राइबल। क्या है मैं आपको बताता हूँ। डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे जंगलों को काट के फैक्ट्री इस्टाब्लिश की जाती है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश किया जाता है पेड़ों को काट के फॉरेस्ट की इंक्रोचमेंट के बाद। तो देखो फॉरेस्ट में पहले जो ट्राइबल लोग रह रहे थे वो भी तो डिस्प्लेस होंगे ना, बेशक चाहे कोई डैम बनाया जाए या फिर कुछ भी किया जाए। ट्राइबल लोगों का वो घर होता है जंगल, उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के कारण। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये होता है डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। इस डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट के कारण बहुत बार तो ट्राइबल लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं,
सब कुछ हुआ डेवलपमेंट के नाम पे, लेकिन ट्राइबल लोग जो डिस्प्लेस हुए उनको डेवलपमेंट के फ्रूट्स नहीं मिले। वो बेचारे पहले जिस जगह पे रह रहे थे उनका घर बार छिन गया, दूसरी जगह पे उनका रिहेबिलिटेशन अच्छे से नहीं हुआ, तो वो डेवलपमेंट के फ्रूट्स से एक्सक्लूड हो गए। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जंगलों को काट दिया जाता है तो ट्राइबल लोगों को मजबूरी में शहरों में जाना पड़ता है, मेन स्ट्रीम हो जाते हैं। पहले वो अलग थलग अपने आप से सेल्फ सफिशिएंट होकर रह रहे थे जंगलों में, लेकिन जंगलों को काट दिया गया तो उन्हें मजबूरी में शहरों में आना पड़ा काम करने के लिए। तो वो शहरों के तौर तरीके से तो वाकिफ है नहीं, तो उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो अलग है। लेकिन शहरों में जब वो आते हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल डिमोरलाइज महसूस करते हैं, अलग थलग महसूस करते हैं। 2014 में जाक्सा कमेटी के द्वारा इस पूरी चीज़ को नाम दिया गया था आश्रमाइजेशन ऑफ द ट्राइबल। और देखो, जब से 1990-91 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं ना, तब से तो फॉरेस्ट का इंक्रोचमेंट, डिफॉरेस्टेशन और भी ज़्यादा हुआ है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो और भी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि पेड़ों को काटा जा रहा है मिनरल रिसोर्सेज के लिए, लकड़ियों के लिए। तो मजबूरी में, जैसा हमने डिस्कस किया, ट्राइबल लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ज़्यादा तेज़ी से। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो हमारे जो संविधान निर्माता है ना, वो इस बात को समझते थे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करके रखें। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इसलिए संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए कि जो ट्राइबल लोग हैं वो ऑटोनोमस होके अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जैसे देखो, संविधान का 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, इनको गवर्न किया जाता है आर्टिकल 244 सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के द्वारा। ये जो आर्टिकल है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में और पूरे इंडिया में जहाँ पर भी ट्राइबल लोग हैं उनको कई सारे राइट्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा 2009 में मंजेगर कमेटी फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट ने भी बोला था, जो संविधान का 5th शेड्यूल है ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत अच्छा प्रोविज़न है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। राष्ट्रपति जो हैं भारत के, वो अपनी मर्जी से किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया क्रिएट कर सकते हैं। संविधान में कोई डेफिनेट स्टैंडर्ड तो नहीं मेंशन है कि किस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन देवभर कमीशन जो आया था 1960-1961 में, इस कमीशन ने मेनली 4 फैक्टर्स का यूज़ करने के लिए कहा था किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया अनाउंस करने के लिए। कौन से ये 4 फैक्टर्स हैं? अगर देखो किसी रीजन या फिर किसी जगह पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया कॉम्पैक्ट और रीजनेबल है, मतलब साइज जो है उस जगह का ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े साइज में ट्राइबल पॉपुलेशन फैली हुई है। नेक्स्ट, एरिया जो है अंडर डेवलप्ड है और पॉपुलेशन जो वहाँ पे रहती है उनके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी डिस्पैरिटी है। इसके बाद देखो, कुछ तमिलनाडु स्पेसिफिक डेटा है जो आंसर्स में उतना काम का नहीं है। जैसे 2011 के सेंसस के अनुसार तमिलनाडु में टोटल जो एसटी पॉपुलेशन है वो 1.1% है, लेकिन 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनका नाम भी दिया गया है, वहाँ पे एसटी पॉपुलेशन 80% से ज़्यादा, 96% से ज़्यादा, 67% से ज़्यादा, 91% से ज़्यादा है। तो आगे सारा तमिलनाडु स्पेसिफिक डेटा है जिनको आंसर्स में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता। राइटर मेन बात ये बोलना चाहते हैं, जो ये 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं ना तमिलनाडु में, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनको 5th शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया जाए। मतलब वहाँ पे इन एरियाज़ को 5th शेड्यूल वाले एरियाज़ में शामिल कर लिया जाए। अभी तक देखो तमिलनाडु में वो ब्लॉक्स जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है ना, तो उनको इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं होता। बट इन एरियाज़ को अगर 5th शेड्यूल वाले एरियाज़ में शामिल किया जाए तो वहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, डेवलपमेंट ऑटोनमी मिलेगी, लैंड एलिनेशन, लैंड एक्विजिशन, ट्राइबल सब प्लान, सोशल सेक्टर इंस्टीट्यूशंस से संबंधित, और वो आपसी जो डिस्प्यूट्स हैं वो ट्राइबल लॉज के अकॉर्डिंग एड्रेस कर सकेंगे, उनको समाधान निकाल सकेंगे। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज की ओनरशिप संबंधित इश्यूज़ में भी उन्हें ऑटोनमी मिलेगी। किनको? ये जो 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट वाले ब्लॉक्स हैं ना, जो कि जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है तमिलनाडु में, उन एरियाज़ की बात कर रहे हैं राइटर कि उनको 5th शेड्यूल वाले एरियाज़ में डाल दिया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल
दिल्ली समेत एनसीआर में एयर पोल्यूशन की समस्या से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, हर साल की तरह इस बार भी एनसीआर में पोल्यूशन जो है वो सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे ही एनसीआर में मानसून रिट्रीट करता है, एयर ड्राई हो जाती है, विंड चलनी बंद हो जाती है और पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो, पोल्यूशन काफ़ी सारे रीजंस के कारण बढ़ता है। कंस्ट्रक्शन की वजह से, इंडस्ट्री से निकलने वाला एमिशंस, रोड ट्रांसपोर्ट, सड़कों के आसपास बहुत सारी मिट्टी होती है जो व्हीकल्स के चलने से उड़ती रहती है। ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा जो अक्टूबर-नवंबर का टाइम होता है, वहाँ पे एनसीआर के आसपास के एरिया में स्टबल बर्निंग जो होती है, यानी राइस का जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसे किसानों के द्वारा जला दिया जाता है ताकि वीट की फसल की तैयारी की जा सके। तो इसके कारण भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और एनसीआर में धुएं का एक बादल इमर्ज होकर आता है सर्दियों में। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली का जो स्थान है आज के समय में सबसे ज़्यादा ख़राब है। मतलब दिल्ली जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हर साल ऐसा होता है। पिछले कुछ सालों से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आरोप लगाती है दिल्ली गवर्नमेंट पे और दिल्ली की सरकार आरोप लगाती है आसपास के राज्यों की सरकारों पर कि आप जो है स्टबल बर्निंग नहीं रोक पाए हो। देखो, स्टबल बर्निंग यानी किसानों के द्वारा जो राइस की फसल का वेस्ट, बचा हुआ जो कचरा है वो जलाया जाता है, सिर्फ ये एक मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस पर चर्चा भी हुई सुप्रीम कोर्ट में। अभी जो सुनवाई चल रही है इस इशू पर, सरकार ने जो अपना एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसके अनुसार स्टबल बर्निंग जो है वो कुछ दिन तो 4% पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कुछ दिन 40% पोल्यूशन के लिए। तो मतलब स्टबल बर्निंग का जो रोल है एनसीआर में पोल्यूशन के लिए वो 4 से लेकर 40% के बीच में है। बट देखो, दूसरे फैक्टर्स भी तो है ना। रातों रात किसानों की थिंकिंग को चेंज करना आसान नहीं है। ये बात सच है। पहले के अपेक्षाकृत अब कम किसान स्टबल जला रहे हैं। आने वाले समय में स्टबल जलाने वाले किसानों की संख्या और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन देखो, कई सारी चीज़ें, जैसे दिवाली पर पटाखे बजते हैं, ये अक्टूबर-नवंबर वाला जो सीज़न होता है, फेस्टिव सीज़न होता है, शादियाँ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो पटाखों से भी काफ़ी ज़्यादा एमिशन होता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाया हुआ है। सिर्फ जो ग्रीन फायर क्रैकर्स हैं वही अलाउड हैं, लेकिन इस बैन को इम्प्लीमेंट सरकारें नहीं कर पा रही हैं। और फैक्टर्स की बात करें, जैसे देखो, पिछले साल आपने देखा लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन लगा था तो एनसीआर में जो एयर क्वालिटी है ना बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई थी। तो इससे पता लगता है कि लॉकडाउन की वजह से व्हीकल्स चलने बंद हो गए थे। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ भी बंद थी। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर यानी व्हीकल्स जो चलते हैं, इंडस्ट्री से एमिशन निकलता है, इनके बारे में सरकार क्या कर रही है? पूरी तरह से बंद करना जायज़ नहीं है। पूरी तरह से अगर बंद किया जाएगा तो फिर इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। मुश्किल से सेकेंड वेव के बाद हमारे देश की इकोनॉमी रिकवर कर रही है। तो सरकार क्या करे? सरकार देखो, सबसे पहले जो लेने वाले स्टेप्स हैं ना वो तो ले ही सकती हैं। जैसे रोड के आसपास इतनी मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है रोड के आसपास जो उड़ती रहती है, सरकार इस पर ध्यान दे सकती है। बट देखो, बात यह है कि अब सरकार जाके स्टेप्स लेना स्टार्ट करेगी ना, दिल्ली में जितनी भी सड़कें हैं उसके आसपास मिट्टी का कोई समाधान निकालेगी, तब तक दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर में पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है, उतने में फिर सारे भूल जाएंगे। पिछले कई सालों से ऐसा ही चल रहा है, ब्लेम गेम चलता है। इतने में दिसंबर आ जाता है, दिसंबर में पोल्यूशन की समस्या थोड़ी कम हो जाती है, तब सारे भूल जाते हैं। लेकिन देखो, पूरा साल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दिल्ली गवर्नमेंट के पास, आसपास के राज्यों की सरकारों के पास मिल के लॉन्ग टर्म स्टेप्स लेने के लिए। जैसे अगर दिल्ली में देखो, जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनसे अगर एमिशंस ज़्यादा होता है तो उनको शिफ्ट किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से बंद किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी पर आज के समय में वैसे भी फोकस ज़्यादा है। जो भी स्टेप्स हैं, जैसे अभी मिट्टी जो है तो उनको अगर पता है कि हाँ मिट्टी से उड़ती है तो पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो क्यों ना जो सितंबर अगस्त के महीने थे तब से ही सरकार लग जाती मिट्टी को हटाने में, पेड़ ज़्यादा उगाने में आसपास, सड़क के आसपास। लेकिन नहीं, जब एकदम से पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो जाके फिर सरकारें जागती हैं, आपस में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। स्मोक टावर का एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। राइटर कह रहे थे स्मोक टावर सिर्फ एक डेकोरेटिव स्टेप है कि हाँ दिल्ली में 2 स्मोक टावर जो दिल्ली सरकार के द्वारा लगाए गए हैं इससे थोड़ी ना पोल्यूशन कम होगा।
तो ये तो सरकार सिर्फ दिखाने के लिए लगा देती है कि हाँ हमने 2 स्मोक टावर लगाए हैं, इससे एयर जो है वो क्लीन होगी। स्मोक टावर से अगर एयर क्लीन होती तो चाइना में जगह जगह पे स्मोक टावर होते। चाइना ने स्मोक टावर का एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ, इसलिए चाइना ने स्मोक टावर लगाने बंद कर दिए। लेकिन वो गलती अब दिल्ली सरकार कर रही है, ये दिखाने के लिए सिर्फ कि हाँ हमने स्टेप लिए हैं। भैया आप वो स्टेप्स लो जो फंडामेंटल हैं पोल्यूशन की समस्या को एड्रेस करने के लिए। पेरिफेरल स्टेप्स मत लो, मतलब डेकोरेटिव शैलो स्टेप्स ना लो दिखाने के लिए कि हमने स्टेप्स लिए हैं। लेने के लिए स्टेप्स लो, वो स्टेप्स लो जिससे रियल में इंपैक्ट पड़ता है। बेशक वो स्टेप्स कड़वे हों, अगर स्टेप्स कड़वे हैं तो जनता को समझाओ। जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप इंप्रूव करोगे तो अपने आप ही जो पर्सनल व्हीकल्स हैं वो चलने बंद हो जाएंगे। अब देखो मेट्रो जाती तो है हर जगह, दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क बड़ा है, लेकिन ये बात भी सच है ना, मेट्रो के बाद क्या, मेट्रो से उतरने के बाद तो कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है ना उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को, ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है ना, हर साल पब्लिश किया जाता है जर्मन वाच के द्वारा। ये जर्मन वाच एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेटेस्ट वर्जन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का पब्लिश किया गया जनवरी 2021 में, जिसमें 180 देशों को रैंकिंग दी गई। किसके आधार पर? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का कितना इम्पैक्ट हुआ है इसके आधार पर। इसके साथ साथ 2000 से लेकर 2019 के बीच का जो सोशो इकोनॉमिक डेटा है वो भी कंसीडर किया गया इस इंडेक्स में विभिन्न देशों को रैंकिंग देते वक्त। देखो इस इंडेक्स में ना काफ़ी सारी कमियां हैं। सबसे पहली बात, ये इंडेक्स 4 इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के जारी किया जाता है। सबसे पहले नंबर ऑफ डेथ्स, दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ डेथ्स पर 1 लाख इनहेबिटेंट्स, मतलब 1 लाख लोगों के पीछे कितनी डेथ्स हुई। तीसरे नंबर पे सम ऑफ लॉसेस इन परचेजिंग पावर पैरिटी। चौथे नंबर पे लॉसेस पर यूनिट ऑफ जीडीपी। तो ये 4 इंडिकेटर्स हैं जिसके आधार पर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया जाता है। राइटर कहते हैं देखो सबसे बड़ी बात, ये जो इंडेक्स है ना वो हिस्टोरिकल डेटा को कंसीडर करता है। हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर आप फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस इंडेक्स में सबसे बड़ी खामी है ही ये हिस्टोरिकल डेटा को कंसीडर करता है। दूसरी चीज़, जर्मन वाच ऑर्गेनाइजेशन जो ये इंडेक्स पब्लिश करती है उसने क्लैरिफाई नहीं किया है कि हमने सिर्फ इन्हीं 4 इंडिकेटर्स को क्यों कंसीडर किया, क्या रैशनल है इन 4 इंडिकेटर्स को कंसीडर करने के लिए, बाकी इंडिकेटर्स को हमने क्यों छोड़ा। ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन जर्मन वाच ने नहीं दिया है। दूसरी कमी ये है इस इंडेक्स में, माइक्रो जो इंडिकेटर्स हैं ना वो छोड़ दिए गए हैं। माइक्रो इंडिकेटर्स जैसे कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने लाइफ स्टॉक यानी पशु मारे गए, कितना पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ, क्रॉप लॉस हुआ, ये अच्छे माइक्रो इंडिकेटर्स हैं जिसको कंसिडर किया जा सकता था इस इंडेक्स की रैंकिंग देते वक्त। लेकिन मैक्रो इंडिकेटर, बड़े इंडिकेटर्स को सिर्फ ध्यान में रखा गया है कि परचेजिंग पावर पैरिटी में कितना लॉस हुआ है, लेकिन ये माइक्रो जो इंडिकेटर्स हैं ना इनको पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। तीसरी कमी ये है, वेदर रिलेटेड इवेंट्स जैसे कि स्टॉर्म्स, फ्लड्स, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स और मास मूवमेंट्स, इन इवेंट्स से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है ना उनको भी ध्यान में नहीं रखा गया है। इनसे संबंधित इंफॉर्मेशन को तो कंसिडर किया जाता है इस इंडेक्स जारी करते वक्त, लेकिन कुछ दूसरे जियोलॉजिकल इंसिडेंट जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, ये भी देखो क्लाइमेट चेंज के कारण हो सकते हैं। इनका भी बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमैनिटी पर, इकोनॉमिक लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बट इन इवेंट्स से संबंधित इंफॉर्मेशन को कंसिडर नहीं किया जाता है ये इंडेक्स जारी करते वक्त। चौथा पॉइंट, ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है ना ये जारी किया जाता है म्यूनिक री नेट कैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसके बेस पे। लेकिन देखो म्यूनिक री नेट कैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है ना उसे ग्राउंड लेवल पर वैलिडेट नहीं किया जाता कि डेटा सही भी है या फिर गलत है। तो ये सारी कमियां हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो अगर कोई भी डिस्कशन आपको करनी है क्लाइमेट रिस्क की मैनेजमेंट पर, मेजरमेंट पर, तो वो इनकम्प्लीट है।
जब तक कि आप क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्या है, किस स्केल का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अनसर्टेनिटी कितनी है, इन सब को आप ध्यान में नहीं रखते हो तो फिर सारी जो डिस्कशन है ना क्लाइमेट चेंज रिस्क से संबंधित वो व्यर्थ है। इस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स से अच्छा तो हमारा एक देसी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, ये डिजास्टर्स के कारण कितना लॉस हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, उससे संबंधित डिटेल्स को कैप्चर करता है। इसके अलावा सिंदेई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसके टारगेट्स को भी मॉनिटर करता है। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन सिस्टम कई सारे पैरामीटर्स से संबंधित डिटेल्स कैप्चर करता है, जैसे डेथ्स, इंजरी, अफेक्टेड पॉपुलेशन, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ ड्यू टू वेदर एंड जियोलॉजिकल इवेंट्स ऑन ए डेली बेसिस। सभी क्लाइमेटिक इवेंट्स को कवर करता है ये NDMIS, तो ये ज़्यादा अच्छा है ऐसा राइटर बोलते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सिविल सोसाइटी से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के गवर्नेंस से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ना, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, जो IPS ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड थी हैदराबाद में, उसको एड्रेस किया गया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के द्वारा। तो उस स्पीच में अजीत डोवल ने एक बात बोली थी कि आज के समय में ऐसा हो रहा है कि जो दुश्मन देश हैं वो हमारे देश के अंदर मौजूद सिविल सोसाइटी को मैनिपुलेट करते हैं, डिफरेंसेस डालते हैं और देश को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सिविल सोसाइटी है ये चौथा फ्रंटियर है वारफेयर का, ऐसी बात हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के द्वारा बोली गई। अब उसका जवाब दिया गया है अरुणा रॉय के द्वारा। अरुणा रॉय ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल की ही बैचमेट हैं। 1968 में इन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी, लेकिन अरुणा रॉय ने 7 साल की सर्विस के बाद अपनी सर्विस छोड़ दी थी। उसके बाद से ये सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रही हैं और RTI जो आया उसको लाने में अरुणा रॉय ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, किसान मजदूर संगठन, इस टाइप का कुछ है, मतलब एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं है, सर्च करना पड़ेगा। तो ये अरुणा रॉय इस आर्टिकल में बोलती हैं किस सिविल सोसाइटी की बात अजीत डोवल के द्वारा की जा रही है। सिविल सोसाइटी ने तो हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, तो पूरी सिविल सोसाइटी को एक ही कलर में देखना क्या ये सही है। इसके बाद उनके द्वारा कुछ जनरल बातें कही जाती हैं जो हम एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वो लोग जो सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं वो देखो भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं भारत और भारत के संविधान के प्रति फेथफुल रहूँगा, समर्पित रहूँगा, भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को अपहोल्ड करूँगा और अपनी ड्यूटीज़ को कैरी आउट करूँगा लॉयली, ऑनेस्टली और विद इम्पार्शलिटी। तो सभी सिविल सर्वेंट्स को ना इसी शपथ के अकॉर्डिंग काम करना होता है। आपस में डिफरेंसेस आते रहते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है, कई बार तो पॉलिटिशियंस संविधान को तोड़ने की बात भी करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि पॉलिसीज़ को कैरी आउट किया जाए संविधान के अनुसार। वैसे संविधान का वायलेशन होता है तो जुडिशरी भी है, लेकिन जुडिशरी बाद में एंटर करती है सीन में, लेकिन सिविल सर्वेंट्स का काम प्रिवेंशन का है कि संविधान का वायलेशन हो ही ना। इसके बाद राइटर ये बोलती हैं कि देखो, लेकिन आज के समय में पूरी सिविल सोसाइटी को एक गलत पिक्चर में प्रेजेंट करना ये गलत है ना। सिविल सोसाइटी का जो रोल है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेनी IPS ऑफिसर्स हैं उनको ये सिखाना कि सिविल सोसाइटी से आपको लड़ना है, ये 4th फ्रंटियर है वारफेयर का, तो वो क्या सीखेंगे और जब वो ग्राउंड लेवल पे काम करने जाएंगे तो सिविल सोसाइटी को वो क्या तवज्जो देंगे। तो डेमोक्रेसी में तो बल्कि सिविल सोसाइटी को हमें वो करना होता है, ग्लोरीफाई करना होता है कि हाँ सिविल सोसाइटी ने अच्छा काम किया है, गरीब लोगों की जो आवाज़ है सरकार तक पहुंचाई है। क्योंकि सरकार कोई ज़रूरी नहीं ना हमेशा पाक साफ होती है, सरकार गलतियां भी करती है, सरकार गलत डिसीजन भी लेती है। तो उन गलत डिसीजंस को हाईलाइट करना, उन गलत डिसीजंस के खिलाफ आवाज़ उठाना काम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का नहीं है, वो काम सिविल सोसाइटी का भी है। इसके बाद सिविल सोसाइटी से संबंधित कुछ हम बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए, व्हाट इज सिविल सोसाइटी? क्या मतलब है सिविल सोसाइटी का? स्टेट के बाहर अगर कुछ सिटीजन्स इकट्ठा होते हैं और अपने कॉमन और शेयर्ड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं तो वो सिविल सोसाइटी है। एग्जाम्पल्स देता हूँ। मान लीजिए कई सारे सिटीजन्स मिलके एक फुटबॉल क्लब बनाते हैं,
और मिलके फुटबॉल खेलते हैं, ये सिविल सोसाइटी का एग्जाम्पल है। किसी एक्टर के फैंस या जो फॉलोअर्स हैं, रजनीकांत के फॉलोअर्स ने मिलके एक सोसाइटी बनाई हुई है, रजनीकांत फैन सोसाइटी। इवन मान लीजिए राजेंद्र नगर या फिर मुखर्जी नगर में जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं उनका शोषण होता है लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, मिलके वो एक कोई सोसाइटी बनाते हैं, कोई ग्रुप बनाते हैं, वो भी एक सिविल सोसाइटी है। लेकिन आर्टिकल में हमारा फोकस रजनीकांत के फैन क्लब पर नहीं है, हमारा फोकस है उस सिविल सोसाइटी पर जो अगर स्टेट के द्वारा सिटीजन्स के राइट्स का वायलेशन किया जाता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इमर्ज होकर आता है कि सिविल सोसाइटी की आवश्यकता है ही क्यों। देखो, आज के समय में जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी सहायता से वो किसी की भी सर्विलेंस कर सकते हैं। कहने का एसेंस ये है कि अगर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के द्वारा किसी एक इंडिविजुअल पे अत्याचार किए जाते हैं, एट्रोसिटीज की जाती हैं, तो वो इंडिविजुअल ऐसा हो सकता है अगर इंडिविजुअल पावरफुल नहीं है। देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। अगर कोई पावरफुल सिटीजन है, कोई फेमस जर्नलिस्ट है, कोई फेमस वकील है, पॉलिटिशियन है, उनके खिलाफ कुछ गलत होता है तो वो अपनी आवाज़ को ठीक से उठा सकता है। लेकिन कोई ऐसा सिटीजन जो गरीब है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, दलित कम्युनिटी से है, या फिर ऐसे समाज से आता है जो अपनी आवाज़ ठीक से उठा नहीं पाता, क्या वो स्टेट का सामना कर पाता है? ठीक से नहीं कर पाता। तो ऐसी सिचुएशन में सिविल सोसाइटी उस पर्सन की आवाज़ उठाती है और स्टेट जो उस पर्सन पे अत्याचार कर रहा है, सिविल सोसाइटी रोकती है स्टेट को कि आप उस इंडिविजुअल पे अत्याचार नहीं कर सकते, उसके भी राइट्स हैं। संविधान में हर एक इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, आप संविधान को वायलेट नहीं कर सकते। ये एक डायमेंशन है, सिविल सोसाइटी की आवश्यकता है ही क्यों। दूसरी डायमेंशन मार्केट। मार्केट देखो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें विभिन्न पार्टीज आती हैं और आपस में एंगेज करती हैं। कोई पर्सन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है, विभिन्न पार्टीज आपस में एंगेज करती हैं। आप इंडिया के संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए। 1990-91 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उससे पहले देखो सरकार डिसाइड करती थी क्या मार्केट में बिकेगा, किस रेट पे बिकेगा, यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसले सरकार की तरफ से लिए जाते थे। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद सरकार ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसलों को मार्केट के ऊपर छोड़ दिया है, यानी जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा कंपनीज के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के द्वारा, और कीमत भी वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकेंगी। यानी अगर उनको लगता है कि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है वो अपने हिसाब से रेट तय कर लें, सरकार बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। आर्टिकल का कहना यह है कि देखो इस सिस्टम की वजह से, मार्केट इंस्टीट्यूशन की वजह से जो गरीब लोग हैं उनका शोषण होता जा रहा है, और मार्केट का जो इंस्टीट्यूशन है उन लोगों की सफरिंग के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा उदासीन है। यानी मार्केट ये नहीं देख रही कि अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है और कैसे गरीब लोगों के जो राइट्स हैं उनका शोषण किया जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज के समय में देखो लेबर एक्सेस में उपलब्ध है, अनस्किल्ड लेबर की हम बात कर रहे हैं, तो वर्कर्स के जो वेजेस हैं बहुत ज़्यादा कम हैं। इवन 250 रुपये में, 200 रुपये में, इवन इससे भी कम में कोई इंडिविजुअल काम करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मार्केट में लेबर बहुत ज़्यादा है, अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और मेरे से भी कम रुपयों में काम कर सकता है। तो इस प्रकार से जो गरीब लोग हैं, जो अनस्किल्ड लेबर हैं, उनका शोषण होता है मार्केट की वजह से। और इस सिचुएशन में सिविल सोसाइटी आवाज़ उठाती है। सिविल सोसाइटी कहती है सरकार को कि आप ये इंश्योर कीजिए जो गरीब लोग हैं उनको उनका हक मिले और उनको इतने कम रुपए में काम ना करना पड़े। सिविल सोसाइटी के दबाव में आके ही सरकार ने काफ़ी सारे कानून भी बनाए हुए हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट या फिर लिविंग वेजेस। ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा की जाती हैं सिविल सोसाइटी के दबाव में आके। तो दो डायमेंशन हमने डिस्कस की, पहली डायमेंशन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट और दूसरी डायमेंशन मार्केट। अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि सिविल सोसाइटी काम किस प्रकार से करती है। काम करने के तरीकों के बारे में आपको पता है, पिटीशन देना सरकार को, प्रोटेस्ट करना, धरना देना और जुडिशियल एक्टिविज्म। जैसे देखो फूड सिक्योरिटी एक्ट से पहले सिविल सोसाइटी के लोगों ने सरकार पे बहुत दबाव बनाया था, केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन इसके अलावा जंतर मंतर पे धरना दिया जाता था, सरकार पे दबाव बनाया जाता था कि आप इस प्रकार का एक्ट लेके आइए ताकि सबको फूड अवेलेबल हो सके।
नेक्स्ट पॉइंट, वैसे तो देखो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता ही सरकार को चुनती है, यानी जनता डिसाइड करती है कि कौन सरकार बनाएगा, लेकिन इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं हर 5 साल बाद। वैसे तो अगर सरकार जनता के हितों में काम नहीं करती है तो जनता के पास ऑप्शन उपलब्ध होता है कि 5 साल बाद जब इलेक्शंस कंडक्ट होंगे तो उस सरकार को चेंज कर दिया जाए। लेकिन बीच में 5 साल क्या, मान लीजिए आज हमने सरकार को चुना और हमें सरकार से कोई अर्जेंट काम करवाना है और सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है, तो इस समय रोल आता है सिविल सोसाइटी का। सिविल सोसाइटी धरने की सहायता से या फिर पिटीशन देके, प्रोटेस्ट करके हमारी आवाज़ को, इंडिविजुअल्स की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाती है कि देखो आपने इलेक्शन के समय ये वादा किया था और अब आप उस वादे को पूरा कीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में जनता को 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता, सरकार को इलेक्शन से पहले ही प्रेशराइज कर दिया जाता है कि जो आपने वादा किया था उसे पूरा कीजिए। तो जनता और सरकार के बीच एक ब्रिज का काम भी करती है सिविल सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट, सिविल सोसाइटी जो है वो सोसाइटी की मोरल कंसाइंस को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट देखो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि कैसे सिविल सोसाइटी की एंट्री हुई थी हमारे देश की पॉलिटिक्स में। हर एक जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट होती है जब स्टेट के द्वारा राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी का वायलेशन किया जाता है। आप किसी भी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को उठा के देख लीजिए, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, हर एक रेवोल्यूशन में राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी का वायलेशन हुआ है, तभी वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आई है। 2 राइट्स में काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। ये जो 2 राइट्स हैं, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी, बाकी राइट्स के लिए एक बेस का काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं इन 2 राइट्स में, जैसे राइट नॉट टू बी टॉर्चर्ड और राइट नॉट टू बी किल्ड। स्टेट के द्वारा किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा बिना किसी सॉलिड रीजन के, यानी कानून के अंदर जो प्रोविजंस हैं सिर्फ उन्हीं की सहायता से, उन्हीं के बेस पे किसी सिटीजन को अरेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। हमारे देश में जब इमरजेंसी लगी थी 1975 से 1977 तक, उस समय बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ था। उसमें बहुत सारे लोगों के ये जो 2 राइट्स हैं, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी, इनका भी वायलेशन हुआ था। तो इमरजेंसी के बाद सिविल सोसाइटी ने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया, यानी आप कह सकते हो सिविल सोसाइटी ने मेन जो काम स्टार्ट किया हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में वो इमरजेंसी के बाद ही किया। उस समय सिविल सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने ह्यूमन राइट्स ग्रुप के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, ताकि जनता को जो राइट्स दिए गए हैं संविधान के अंदर, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी, उनका प्रोटेक्शन हो सके और सरकार इन राइट्स का किसी भी प्रकार से वायलेशन ना करे, उल्लंघन ना करे। तब से आज तक सिविल सोसाइटी के द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है। सिविल सोसाइटी ने आवाज़ उठाई है जब स्टेट के द्वारा आर्बिट्ररी रूप से किसी का इम्प्रिजनमेंट होता है, मतलब अरेस्ट किया जाता है, किसी को स्टेट के द्वारा आर्बिट्ररी रूप से पुलिस कस्टडी में डेथ्स होती हैं, फर्जी एनकाउंटर होते हैं। इन सब इश्यूज़ पर सिविल सोसाइटी के लोगों के द्वारा स्टेट के अगेंस्ट आवाज़ उठाई गई है। इवन कम्युनल वायलेंस क्यों होता है, कास्ट वायलेंस क्यों होता है, उन सब के रीजंस को खोजने में भी सिविल सोसाइटी ने एक अहम रोल प्ले किया है। हमारे देश में जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आदिवासी, दलित्स, मुस्लिम्स या फिर गरीब समाज के लोग, उनके लिए भी सिविल सोसाइटी के लोगों के द्वारा समय समय पे आवाज़ उठाई जाती है। नेक्स्ट देखो, अब हम नेगेटिव पिक्चर की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि सिविल सोसाइटी में भी सब कुछ ठीक होता है। कुछ सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं वो सरकार से, किसी कॉर्पोरेट ग्रुप से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, खुद ही उस पैसे को खा जाते हैं। देखो, एनजीओ एक एग्जांपल है सिविल सोसाइटी ग्रुप का। काफ़ी बार आपने ये देखा होगा कि कुछ एनजीओज फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा ले लेते हैं और हमारे देश में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को बाधित करते हैं। इससे देश की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि सिविल सोसाइटी जो ग्रुप्स हैं वो एक प्रोपेगेंडा का काम करते हैं, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं या किसी कॉर्पोरेट ग्रुप के लिए काम करते हैं। और देखो, चिंता की बात तो ये है कि सिविल सोसाइटी के नाम पर कुछ लोग माओइस्ट के लिए काम करते हैं, हमारे देश के खिलाफ जाके काम करते हैं, वायलेंस को फैलाने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।